श्रोताओं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है 91.2 NIVH हेलो दून में और मैं हूं दीपांकर। श्रोताओं, भारतवर्ष एक लोकतंत्र राष्ट्र है जिसकी आज आबादी लगभग 1 अरब 29 करोड़ है और शायद इसीलिए भारतवर्ष को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में ज्यादा युवा धन है। आज भारतवर्ष की जनसंख्या का 22% से भी ज्यादा भाग हमारी युवा है और किसी भी देश की जनसंख्या की ताकत होती है उसका युवा वर्ग, जिसके कंधों पर आने वाले समय में समाज का उत्तरदायित्व होता है। और आज एक लंबे समय तक एक भयावह विश्वव्यापी पैंडेमिक से गुजरने के बाद हम हमारी युवा पीढ़ी के कोविड के संदर्भ में उनकी शंकाओं को, उनकी उम्मीदों को और उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हुए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेष सिलसिले के बारे में बात करेंगे। श्रोताओं, आज हम यंग वॉरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत के युवाओं की एक संयुक्त पहल है जिसमें युवा, यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि भी शामिल हैं। ये मुहिम आसान कार्यों की एक श्रृंखला में 10 से 30 वर्ष के बीच के 5 मिलियन यानी 50 लाख युवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें सत्यापित स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, वैक्सीन पंजीकरण, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और मिथक पर्दाफाश आदि कार्यों के द्वारा युवा स्वयं को और अपने परिवार और समुदाय को इस महामारी से लड़ने के लिए सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक युवा 10 और युवाओं को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे हम मिलकर 5 करोड़ परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारत कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी भारत के 300 मिलियन से अधिक युवा एक आशावादी कल का निर्माण करने के योग्य है। युवा बदलाव लाना चाहते हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे सही समर्थन के साथ नेतृत्व करने में सक्षम है और युवा कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। मुहिम के एक हिस्से के रूप में युवा के साथ साझेदारी में सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA हमारे समुदाय के युवाओं को सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों, चयनात्मक संकीर्णता, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण सत्र, टीकाकरण प्रचार आदि के माध्यम से सशक्त करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम 6 हफ्तों में 6 एपिसोड्स और 3 नैरोकास्ट सत्र आयोजित कर रहे हैं। श्रोताओं, इस विशेष प्रोग्रामिंग के सीरीज के तहत आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष गेस्ट से और उनका नाम है श्री नरेश सिंह नयाल जी, जो कि एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड NIEPVD देहरादून में। नयाल जी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो स्पोर्ट्स या खेल कूद के माध्यम से ही न सिर्फ दृष्टि दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने या जीवन में मार्ग दिखाने का काम करते हैं, बल्कि वो कई अन्य प्रकार के दिव्यांगजनों को एक कामयाब इंसान बनने के लिए उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के कार्य से जुटे हुए हैं। नयाल जी, इस मुलाकात के लिए वक्त निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दीपांकर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया आज बात करने का, जहाँ पर कि हम यंग वॉरियर्स और कोविड के संदर्भ में बातें करने के लिए आपने मुझे ये मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमसे बात करने के लिए आए। तो चलिए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। जी, पिछले करीब 1-1.5 साल से हम भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक को और समाज का हर एक सेक्शन इस पैंडेमिक से अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। हम जनरली देखते हैं जब भी किसी नई बीमारी के बारे में सुना जाता है, नई बीमारी के बारे में न्यूज आता है, हमारे समाज में शायद ये हर समाज में होता होगा, कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांतियां होती हैं हर डिजीज के केस में और कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ। तो कोविड पैंडेमिक को करीब 1-1.5 साल से देख लेने के बाद, फेस करने के बाद, कोविड से पहले जो दुनिया थी और आज के दुनिया में आप हमारी यूथ के बिहेवियर में, यूथ के अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क महसूस करते हैं, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक यूथ की बात अगर हम करें तो यूथ सबसे पहले ये माना जाता है कि सबसे कोई भी चीज़ जब आती है, कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले रिएक्ट जो करता है वो यूथ करता है जी। शायद उसका एनर्जी लेवल ऐसा होता है या शायद वो इतना ज़्यादा जागरूक कहिए या फिर ओवर रिएक्टिव कहिए, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन वो ऐसा रहता है। लेकिन ये जो पीछे की पैंडेमिक के 1-1.5 साल आपने कहा कि ऐसा रहा, यूथ उससे पहले यूथ को ऐसा लगता था
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज केवल ऐसी हैं कि जो हमको दे दी जाए हम उनको निभा लें। लेकिन इस 1-1.5 साल में यूथ इतना रिस्पॉन्सिबल नजर आया। आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे उसे किसी की मदद करना हो, आप छोटी छोटी ड्राइव्स देख लीजिए ना, आप खाना देने से लेके उनको अगर लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो किसी को सिलेंडर पहुंचाना है, किसी को हॉस्पिटल तक राह दिखानी है, हर जगह वो नजर आए। तो जो पहले उसका एटीट्यूड था ना, ये पेंडेमिक से पहले, वो सोचता था चल यार हो जाएगा, लेकिन अब है कि नहीं, ऐसे ही नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। तो ये जो एक बदलाव आया है युवाओं में, ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत सकारात्मक चेंज इनके बीच में आया हुआ है। जो युवाओं की मनोवृत्ति है, जहाँ पर जो उनका मेंटल स्टेट एक अलग लेवल पे जा रहा है अभी, तो शायद ये सबसे बड़ा चेंज आ गया। जो पहले सोचता था अरे चलो हो जाएगा, लेकिन वो अब सोचता है नहीं ऐसे कैसे होगा, हम भी तो हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं और हम करेंगे जी, ये वो सोचते हैं अब जी। आपने सही कहा कि कई सारे ऐसे इंडिविजुअल ड्राइव्स में कई बार यूथ का पार्टिसिपेशन देखा गया पूरे देश भर में, और ये बहुत एक पॉजिटिव पिक्चर है एक्चुअली। अगर एक पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में देखा जाए कि हमारी जो यूथ है, हमारा जो युवा वर्ग है, वो एक्टिवली घर से बाहर निकलकर इस पैंडेमिक के सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों को जिस भी तरीके से संभव हो अपने अपने मीन्स के हिसाब से लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, चाहे सिलेंडर पहुंचाने की बात हो या खाना देने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, या किसी को पैसे की मदद करनी हो, अलग अलग तरीके से यूथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 1.5 साल हो गया है और हम लोग कोविड के प्रति जागरूक हो गए हैं, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है हम जानते हैं। एक अच्छी बात इससे ये निकल के आई है कि लोग सतर्क हो गए हैं पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई को लेकर, बिल्कुल, है ना। अब कोविड हालांकि एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसने एक शारीरिक चुनौती के साथ साथ एक मेंटल चैलेंज भी सोसाइटी को दिया है, पूरे दुनिया भर में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा कि हर वर्ग सोसाइटी का अफेक्टेड हुआ है इससे। पर यहाँ पर मैं एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करना चाहूँगा, पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो हियरिंग हो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। तो कोविड का चैलेंज उनके लिए क्या मायने रखता है, या उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को लिया, कोविड चैलेंजेस को? देखिए, आपने कहा कि PWDs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राइट। अगर हम उनकी बात करते हैं तो जहाँ तक कुछ भ्रांतियां भी थी, जैसे आपने कहा कि जब शुरुआती दौर में थे तो उनको लगता था कि कैसे होगा। जैसे अगर हम अलग अलग डिसेबिलिटीज को लें, आपको पता है 21 डिसेबिलिटीज हैं, सब कुछ अलग अलग है और सबकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो उससे बाहर आते हैं और उससे निकलते हैं। ये तब होता है जब सोसाइटी में अवेयरनेस होती है, और उसके बाद में जब हम उनको समझ जाते हैं तो उनकी लिमिटेशंस का क्या है, वो एक मार्जिनल जो गैप होता है उसको हम फिल करते हैं, यानी कि हम असिस्टेंट बनते हैं, उनके असिस्टेंस, उनको एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। जब हम उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं उस बीच, लेकिन ये पेंडेमिक एक ऐसा आया जहां आपको ये जो हेल्पिंग एक जो कनेक्शन था वो शुरुआत में टूटता हुआ सा नजर आया था। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद में जागरूक हुए लोग और उसके बाद उनको देखने लगा। अब बात आती है कि स्वस्थ रहने की या फिट रहने की, तो फिट में बहुत जरूरी है कि आपको मेंटली सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि होता यह है, अगर हम उनकी बात करें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, अगर बात करें PWDs की, तो उनके लिए अगर मैं एक सेक्शन में आऊँ, VI में आऊँ, अगर मैं जो विजुअली इम्पेयर्ड, VI का मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, बिल्कुल विजुअली इम्पेयर्ड है जो, उनमें अगर आऊँ तो उनको आपको पता है कि एकॉस्टिक होना पड़ता है, हमको बोल के करना पड़ता है। एकॉस्टिक मतलब सुनने से संबंधित, बिल्कुल सुनने से संबंधित। वो क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं तो उनकी ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो मदद लेते हैं सुनने की क्षमता से। बिल्कुल, सुनने की क्षमता से, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद में जब हम मदद लेने के लिए जा रहे हैं, वो जो मदद दे रहा है वो तो VI नहीं है, वो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है। जी। तो उसके लिए क्या है, वो जो समाज में एक बैरियर बना दिया गया कि इसकी मदद करें या ना करें वाला स्टिग्मा एक जो आ रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ उसके बाद में। और जहाँ पर जो PWDs के हैं, अगर VI, हमने वो तरीके भी निकाले उसके बाद कि उनको कैसे इससे बाहर निकाला जाए, और नहीं वो भी निकल सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और निकले लोग निकले। और दिक्कतें आई शुरुआत में, आपने बिल्कुल सही कहा, दिक्कतें सभी को आई, सिर्फ उन्हीं को नहीं आई, सभी को आई। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें जैसे जैसे पिक्चर साफ होती चली गई, जैसे जैसे पता लगा कि ये है क्या एक्चुअली, और ऐसा नहीं है कि संक्रमण सभी को हो जाएगा, सभी संक्रमित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। और उसके बाद वो जो प्रॉपर हाइजीन
और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके भी हम मदद कर सकते हैं लोगों की। वो जब आना शुरू हुआ तो पीडब्ल्यूडीज का जो एक तरह से हम फिटनेस की बात करते हैं, मेंटल जो एक फिटनेस थी वो खुलने लगी, यानी कि बढ़ने लगी जी। उनमें फिर इंक्रीज होने लगा, वो लेवल इंक्रीज होने लगा। शुरू में जैसा यहाँ पे आप मैं ऐड करना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं शुरू में, क्योंकि स्थिति बिल्कुल साफ नहीं थी जब पैंडेमिक शुरू हुआ, हर कोई डरा हुआ था। एक तरीका इस वायरस से बचने का यही था कि घर के अंदर आप रहें, जितना कोशिश करें घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, उतना ही आप सेफ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और चीज़ें साफ हुई। फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात किया गया कि 4-5 चीज़ें आपको करना है, मास्क पहनना है, हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अल्कोहल युक्त जो हैंड सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें। तो आपके कहने का मतलब कि इस प्रकार के नॉलेज, इस तरह के इनपुट्स सरकार की तरफ से, हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से आने के बाद जो हमारा जो वीआई सेक्टर चाहे कहें या जनरली अगर पीपल विद डिसेबिलिटीज की बात करें, आपने कहा कि इन चीज़ों के बारे में अवेयर होने के बाद धीरे धीरे उनका डर कम हुआ और शायद वो कोविड की स्थिति में भी बाहर आए मदद करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वही चीज है कि अगर देखिए, आपको पता है मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि अब लोग तैयार हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो चीज जब वो चीज आ जाती है, अब उसको वो कॉन्फिडेंट है घर से निकलने के लिए, क्योंकि दिनचर्या आप बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते, है ना, कोई भी चीज है। तो आपने जैसा कहा कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वो सब आ गया, वो आने के बाद में वो अंदर से जब बाहर कदम बढ़ा रहा था पीडब्ल्यूडी, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो, तो उसको एक तरह से ये था कि बाहर लोग तैयार हैं, अब मुझे एक्सेप्ट करेंगे, हमको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में हमारी सुनेंगे। अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती है कहीं, तो मुझे हेल्प भी मिल सकती है, सोसाइटी से मदद मिल सकती है। बिल्कुल, सोसाइटी से मदद मिल सकती है। वो कॉन्फिडेंस उसमें आने लग गया। तो ये फीलिंग, क्या अगर हम पीडब्ल्यूडीज की बात करें, क्या ये फीलिंग सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में ये फीलिंग था, ये डर था, कि या यूथ कुछ अलग समझती थी उस समय? ये दोनों के लिए था, दोनों के लिए था। बिल्कुल, यूथ को भी कहीं ना कहीं ऐसा था, क्योंकि लिमिटेशंस तो हैं सबकी, जैसा हमने कहा ना कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन उस लिमिटेशंस में बंधे नहीं है वो, क्योंकि उनका अपना दायरा वो खोलना चाहते हैं, नहीं खोलते भी हैं। अगर आप देखेंगे तो हर जगह हैं, हर सेक्टर में आप देखते हैं उन्हें, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर यहाँ पर लेंगे तो एक अगर बैंक का एम्प्लॉय है या कहीं पे काम कर रहा है, तो उसको जाना है, उसको निकलना है घर से, उसको जाना है। लेकिन जब आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, पीडब्ल्यूडीज की, उसके बाद में जब उसे पता लग गया कि यह है, तो उस जो दायरा है एक, वहां पर यूथ भी था, जो अभी नए नए आए थे, एक उम्र दराज लोगों के साथ में थे, लेकिन उनकी उम्र कम थी, तो धीरे धीरे आपस में बातें होती चली गई सब में जी। तो वो सभी में था शुरुआती दौर पे, लेकिन फिर दोनों ही आयु वर्ग के लोगों ने एक दूसरे से बातें की, संपर्क साधे, बातें होने लगी, चीजें आने लगी, जैसे आपके रेडियो के माध्यम से लोगों तक चीजें पहुंचने लगी, तो पिक्चर्स ज्यादा क्लियर होने लग गई थी जी। नरेश जी, बहुत डिटेल में आप खुल के बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके दिए हुए जानकारी से हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं इस समय, उनको भी काफी फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अगला सवाल। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज था सोसाइटी के लिए, और आज कोविड खत्म नहीं हुआ है, हम सबको पता है, और ये चैलेंज आज भी है कहीं ना कहीं। हालांकि शायद पॉजिटिव केसेस के नंबर्स में कमी आई है, सेकेंड वेव थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, हालांकि डर अभी भी लोगों के मन में है, क्योंकि स्पेशलिस्ट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में एक तीसरा वेव भी आ सकता है। लेकिन एक उम्मीद भी है कहीं ना कहीं सोसाइटी में, क्योंकि वैक्सीन्स आ गए हैं और लगातार सुनने में ये आ रहे हैं कि इंडिया में काफी सारे नए वैक्सीन्स भी आने वाले हैं। तो आगे चलकर ऐसा लगता है कि जो पिक्चर है, जो एनवायरनमेंट है कोविड को लेकर, काफी पॉजिटिव रहेगा हम सबके लिए, और धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि ये समय के साथ ये वायरस चला जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पे वापस से जाना चाहूंगा यहाँ पर। कोविड जब पैंडेमिक शुरू हुआ था पिछले साल जी, सब कुछ धुंधला था कि इससे कैसे डील करना है, कैसे बचना है, अगर कोई संक्रमित हो गया तो कैसे उस इंसान के साथ डील करना है, उसको बचाना कैसे है, उसको केयर कैसे देना है ना, ट्रीटमेंट कैसे करनी है। क्योंकि मैं पर्सनली इस लेवल पे मैंने इस चीज को फील किया है, और शायद आपने भी फील किया, आपने भी देखा अपने आस पड़ोस के लोगों को। माहौल एक डर का था, और आज भी है थोड़ा बहुत, हालांकि वो डर कम हो गया होगा आज थोड़ा बहुत। लेकिन जब भी कोई इंसान कोविड से संक्रमित होता है, उसके आसपास के रहने वाले लोग, चाहे वो परिवारजन हो, परिवार के लोग हों, फैमिली मेंबर्स हों, या आस पड़ोस के लोग हों, उनके बिहेवियर में एक चेंज आता है। बिल्कुल,
मेजरली डर की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को तथा उनके परिवार के लोगों को कोविड से संक्रमित जो इंसान है उससे बचाना चाहते हैं, इस डर से कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए, जिसकी वजह से कई बार ऐसे देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है लोगों में, भेदभाव की भावना आ जाती है, चाहे फैमिली के अंदर हो या नेबर्स की बात हो। बिल्कुल। तो एक जो दृष्टिवान इंसान है वो तो किसी एक लेवल पे इसको शायद डील कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं वापस से ध्यान खींचना चाहूंगा हमारे पीडब्ल्यूडीज पे। तो अगर पीडब्ल्यूडीज में से हमारे कोई भाई बहन ऐसे हैं जो कोविड से संक्रमित हुए थे और उन्हें भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, तो वैसे केस में उन्होंने इन चैलेंजेस का सामना किस तरह से किया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई संक्रमित हो जाता था तो परिवार और दोस्त, कई लोग ऐसे थे जो माहौल बिल्कुल ही बदल जाता था जी। आप चाहे, और जो एक तरह से मेंटली आपको वीक करने का काम होता था, एक तरह से जो फील किया, सभी ने शायद फील किया होगा ये चीज, एहसास सभी ने किया होगा जो संक्रमित हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, आप अगर दरवाजा खोल रहे हो तो आपके बाहर आपको वो सामान मिल जा रहा है जो चीज आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो यूथ था या जो वो सोसाइटी के लोग थे वो आकर आपकी मदद कर रहे थे। अब मैं आता हूँ पीडब्ल्यूडीज के ऊपर। अगर वहां पर जब हम देखते हैं तो सेम चीज उनके साथ भी था, फैमिली के साथ थे। तो उन्होंने, जैसे कई लोग थे जो फोन करके बातें करते थे अपने दूसरे दोस्तों से, कई लोगों के हमें भी कॉल आए, हम खुद उनसे कनेक्ट होते थे और उनको बोलते थे, अरे यार कुछ नहीं, हो जाएगा, सब ठीक होगा और तुम डेली अपडेट्स दिया करो हमको। और मैं क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य भी बनता था कि उनको डेली फिट रहने के लिए, ताकि उनके लंग्स और उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी ना जाए और साथ में मेंटली भी ना जाए, क्योंकि हम भी वो चीज करके आए हुए हैं। जी। तो जब मैं उनको ये चीज बताता था और कई लोगों से बातें होती थी, तो कई बार मुझे लगता था हम लोग कुछ ज्यादा, मतलब हम ज्यादा पॉजिटिव हैं उनको लेके, क्योंकि उनसे जब बातें करेंगे आपको लगता नहीं था कि उनको कहीं किसी तरह का डर है या वो है। अच्छा। कई केसेस में ऐसा होता था। अच्छा। हाँ, तो उससे इवन हमको दिलासा मिलता था। तो ऐसे भी वो हुए हमारे साथ इंस्टेंस, ऐसे आए इंसिडेंट्स, ऐसे बहुत बार हुआ ऐसे। तो तब हमको ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से देखा जाए तो हेल्प कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं को नहीं कर रहे हैं, वो भी हम हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब इस तरह की चीजें आने लग जाती हैं, ये मेलजोल जब बढ़ता है, वो चाहे टेलीफोनिकली हो, अब आज भी देखिए ना, सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, तो आप कनेक्टेड है ना। अब तो वर्चुअली का ऐसा हो गया कि अगर आप किसी को कॉल भी कर रहे हैं या आप ग्रुप बना के व्हाट्सएप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक तरह से ऐसा लगता है कि यार हम साथ में बैठे हुए हैं, हम साथ में बैठे हुए हैं और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर बात आती है कि अब उनको मदद करने की बात आती है। अगर हम कनेक्टेड हैं तो फिर मदद भी हो जाती है, क्योंकि मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर कहीं और है तो वहां भी तो कोई ना कोई एक्टिव है वहां पर, तो उनसे बात करके हम उनको फिर वो चीज कर सकते हैं। और जब एक समाज दूसरे समाज से कनेक्टेड होता है, फिर मेरे ख्याल से दायरे कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी आप देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, लेकिन कहीं से आप भी कनेक्टेड हैं, हम भी कनेक्टेड हैं, तो दायरे फिर धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। जी श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 91.2 NIVH हेलो दून में, जहां पर आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त दीपांकर को। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं NIEPVD देहरादून स्थित NIEPVD के फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मिस्टर नरेश सिंह नयाल जी। और हम बात कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बाद यूथ पर क्या प्रभाव पड़ा और यूथ ने इस पैंडेमिक को किस तरह से लिया, और आज कोविड के संदर्भ में यूथ की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अगला सवाल। नरेश जी, आपने बात की कनेक्शन की, जैसे शुरू में आपने कहा कि काफी सारा कंफ्यूजन था जब पैंडेमिक शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी खुली और लोगों ने हाथ बढ़ाया पीडब्ल्यूडीज की तरफ। उनकी जो जरूरतें थी शायद उसके प्रति सेंसिटिव बने, अवेयर हुए, जागरूकता बढ़ी, उन्होंने उनकी भी मदद करनी चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या ऐसी चीज थी सोसाइटी में उस समय जब ये पैंडेमिक पीक पे था या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, जब सारी चीजें बंद थी, लॉकडाउन था, तो किस वजह से ये कनेक्शन पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया कि जो आम सोसाइटी है हमारी वो बाहर निकल के आई और उन्होंने पीडब्ल्यूडीज की मदद भी की? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कनेक्शन था, पहले एक डार्कनेस सा लग रहा था कि अंधेरा सा है, लेकिन उसके बाद वो उजाला दिखा। तो वो उजाले की जो किरण है, जो उजाला हुआ, जो प्रकाशमय हुआ, उसका जो मेन चीज था, जो मेन मुझे लगता है जहाँ से वो कनेक्शन हुआ, वो था कि अलग अलग लोग, ग्रुप्स बनाए लोगों ने, और एक ग्रुप को करने वाले, जब ग्रुप को मेंटेन कर रहे थे, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं पर भी उन्होंने देखा कि जो दूसरे कई पीडब्ल्यूडीज
के ग्रुप्स थे जो आपस में बातें करते थे और वो उनको हेल्प भी करते थे। फिर धीरे धीरे वो लिमिटेशंस खत्म हो गया कि पीडब्ल्यूडीज तक ही नहीं रहना है, हमको दूसरे लोगों से भी जुड़ना है। तो वो चीजें हमने खोली और वो जो एक पीडब्ल्यूडी जो है अगर वो दूसरे सेक्शन में घुसता है, सोसाइटी के दूसरे सेक्शन में अगर वो प्रवेश करता है दूसरे सेक्शन में, तो वहां से वो लिंक बनने शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब वो लिंक बनने शुरू हुए तो दिक्कतें और जो हम अभी बात कर रहे थे कि डार्कनेस की, वो धीरे धीरे साफ होने लग गया और वो कनेक्शन फिर मजबूत होने लग गए थे और जहां से चीजें ज्यादा अच्छी होने लग गई। ओके, तो नरेश जी, जो मुझे आपके कहने से समझ में आया कि इसमें शायद मुझे लगता है बहुत एक्टिव रोल रहा है सोशल मीडिया का, क्योंकि इससे लोग दूर दराज या रिमोट एरियाज, जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, हिली एरिया है प्राइमरीली, है ना, और किसी भी बात को अगर हम रिमोट एरियाज में पहुंचाने की कोशिश करें तो बहुत दिक्कत होती है, डिफिकल्टीज काफ़ी सारे आते हैं, चैलेंजेस काफ़ी सारे आते हैं। तो उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में कोविड में आप एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि आप सोसाइटी के विभिन्न सेक्शन से जुड़े हुए हैं लोगों से, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, उन सेक्शंस के मेंबर्स के साथ, उन कम्युनिटीज़ के साथ आप एक्टिवली जुड़े हुए हैं। तो हिली एरियाज़ में खास करके तो उत्तराखंड के हिली एरियाज़ में कोविड के दौरान आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस किस प्रकार के लिए, किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिले? देखिए, कोविड के उसमें अगर मैं दौर में बताऊं तो पहले मैं अपनी ही बात करता हूं, क्योंकि मैं खुद संक्रमित हुआ था और उसके बाद में इत्तेफाक ऐसा था कि मैं उस बीच घर पे ही था। अच्छा। यानी कि हिली, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है, नई नया गाँव, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं जो मेरा गांव है जी। लेकिन जब वहां मैंने देखा लोगों का एक जो बिहेवियर था, किस तरह से, क्योंकि मैं पहले वही नरेश था और उसके बाद भी वही नरेश रहा, लेकिन लोगों का जो देखने का तरीका था और जो चीजें आ गई वो थोड़ा सा भिन्न हो गई थी, अलग हो गई थी। तब मेरे दिमाग में, क्योंकि हम इसी फील्ड से हैं, हमारी कर्म भूमि है और कर्म क्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र है हमारा, तो मेरा दिमाग में बिल्कुल वही चीज स्ट्राइक किया, जैसा कि आपने कहा कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं। तो मैं ये सोचने लगा, यार अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया कि वो तो पहले से भी हम लोग कनेक्टेड थे एक दूसरे से, लेकिन हमने फिर ज्यादा प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए। हमको अगर ऐसा लगता था कि कोई कॉल में बहुत दिनों से नहीं आया या ग्रुप में बहुत दिनों से नहीं आया, मैंने छोटे छोटे वेबिनार्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे। और इस तरह से जब हम करते थे और वो चीजें जब लोगों तक पहुंचती थी, मान लीजिए अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम उसको पर्सनली भी उसके आसपास के लोगों से कनेक्टेड थे, तो हमको पता था कि अगर उसको कोई दिक्कत आई, खासकर मैं पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे हम लोग ज्यादा करीब रहते हैं और बाकी लोग भी, इवन सिर्फ यही नहीं थे, बाकी लोग भी जो हमसे कनेक्टेड थे या हम जिनसे कनेक्टेड थे कहीं न कहीं से, तो लोगों ने अप्रोच भी किया, कई लोगों ने। तो अगर किसी को पता था कि वहां पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हिली एरिया है, दूर दराज है, कई जगह नेटवर्क भी नहीं होता। बिल्कुल, तो ये रियल चैलेंज है, बिल्कुल ये रियल चैलेंज है। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ, इसमें यूथ का रोल भी आपको इसमें साफ नजर आएगा। एक लड़का उत्तरकाशी में बीमार होता है, उत्तरकाशी के एक गाँव में बीमार होता है। मैं अपने गाँव में बैठा हुआ हूँ, लेकिन देहरादून से एक हेल्थ कैप्टन है, एक युवा है जो बिल्कुल अपना मेडिसिन पहुंचाता है। अच्छा। मैंने वो प्रिकॉशन, जो प्रिस्क्रिप्शन थी डॉक्टर की, वहां से मंगाई और उसके बाद में यहाँ कनेक्ट किया हेम को, और ये जो हेल्थ कैप्टन था ये लेके इन्होंने दवाई वहां तक पहुंचाई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने सिर्फ पहुंचाई नहीं, फॉलो अप भी किया उसे कि उसकी तबीयत कैसी है। और आज मुझे बड़ा मतलब बताते हुए आपको बड़ा खुशी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा कि वो लड़का ठीक भी है, उसकी हेल्थ बहुत सही हो गई। तो ये आप कनेक्टिविटी देखिए, मैं कहीं और हूँ, वो देहरादून में है जो फैसिलिटेट कर रहा है उसे, और वो जो बेनिफिशियरी है वो कहीं हिल एरिया में और वो दृष्टि बाधित है। अच्छा, तो वो चीज हो जाती है जब आप संपर्क में रहेंगे। तो इसलिए मेरा खासकर सबसे कहना यही होता था जब भी मुझे मौका मिलता था कि भाई देखो, कनेक्टेड रहो इस बीच में, क्योंकि अगर आप किसी भी माध्यम से कनेक्टेड रहो, आप हिली एरिया में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बीच में गाड़ियां भी बंद हो गई थी, उस टाइम में ज्यादा चैलेंजेस थी। जी। लेकिन अगर आपके यहाँ से कोई भी गाड़ी चल रही है या कुछ भी चल रहा है, किसी भी माध्यम से आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहो। कुछ नहीं होता है तो आप एक छोटी सी वीडियो बना के भेजो, आप कर क्या रहे हो, आप एक ऑडियो भेज दो, तो लगता है कि हाँ हम कनेक्टेड हैं। तो एक कनेक्शन जहां तक होगा वो बहुत अच्छा है, और उसी ने सबको हेल्प किया। वो चीजें, वही चीज थी जो लेके आए लोगों को उसमें।
नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर थैंक यू आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, जहाँ पे एक रियल केस का एग्जांपल दिया आपने जहाँ पे उत्तराखंड के किसी एक हिली एरिया में एक इंसान जो है वो कोविड से संक्रमित हो गए थे जी। पर उनको समय रहते सही दवा मिली, सही प्रिस्क्रिप्शन मिला जी। और मैं उन कप्तान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, जिन्होंने बहुत एक्टिवली ये एक पॉजिटिव रोल निभाया एक आइडियल सिटीजन होने का। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। अगर आप हमें सुन रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है नरेश जी। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम यूथ को यंग वॉरियर्स कह रहे हैं, यानी योद्धा कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रोग्राम के जरिए हमारे यूथ, हमारा जो युवा वर्ग है, कोविड के बाद वो इस पेंडेमिक को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनमें कोई हेजिटेंसी है आज, या कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर कोई डर है, कंफ्यूजन है, क्या वो कोविड वैक्सीनेशन के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं, क्या वो कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं बिना डरे। हम ये सारी चीजें, सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। तो आपको क्या लगता है कोविड के संदर्भ में या कोविड को 1.5 साल तक देखने के बाद आज हमारी युवा वर्ग की क्या ड्यूटीज या क्या एक्टिव रोल होना चाहिए समाज में, क्या भूमिका होनी चाहिए और उन्हें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आपका कार्यक्रम भी बताता है कि हैशटैग यूज कर रहे हैं हम और यंग वॉरियर्स बोल रहे हैं जी। देखिए, किसी भी योद्धा को तैयार करने में कहते हैं ना कि एक भूमिका चाहिए होती है, पृष्ठभूमि चाहिए होती है। वो हम इन 1-1.5 सालों में, आप माने चाहे ना माने, वो हम तैयार कर चुके हैं। अच्छा। अब यूथ रेडी है। जहां तक आपने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए यूथ शुरुआत में लगा था कि लगाना नहीं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, कई सारी चीजें थी, लेकिन अब वो ये नहीं सोच रहा है। अब वो ये सोच रहा है, देखिए सोच देखिए उनकी, अब वो ये सोच रहा है मैं भले ही कितना भी ताकतवर हो सकता हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं समाज में दूसरे लोगों के साथ भी रह रहा हूँ। तो ये एक तैयार हो के आ रहे हैं। दूसरा, जहां तक उनका रोल प्ले करने का है, बहुत सारे रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में वो, क्योंकि उन्होंने जो सेकेंड वेव आई थी उसमें देखा हुआ है, उसमें किया हुआ है। अब जैसे आएंगे तो वो सबसे अच्छे जो सुविधाएं आप बोल रहे हैं ना, हम लोग की फैसिलिटेट करना है, लोगों को फैसिलिटी जब देनी है, तो उसके बहुत अच्छा कैरियर बनेंगे वो लोग, बहुत अच्छे वाहक बनेंगे वो लोग। जैसे उसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर भी देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने एक कोई चीज तैयार करी, आप डॉक्टर हैं, आप अपने कैबिन में बैठे हैं, वहां से आपने किसी का वीडियो कॉलिंग के थ्रू करना है, लेकिन आप हर जगह नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपके पास क्या बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपकी एक संक्रमित है उससे और जो उसका लाभ उठाना चाहता है वो भी नहीं आ पा रहा है, तो वो आपकी चीजें, आपकी यहाँ से हेल्प लेके जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचने का काम भी यूथ करेगा। वो पहुंचाएगा उसे, यानी कि राइट प्रिस्क्रिप्शन, राइट डायग्नोसिस, और उसके बाद में उसका करियर बन रहा है, वो उसका ले जाने का वाहक बन रहा है। वो इधर से उधर फैसिलिटी देगा, इधर से इस तरफ को लेके आएगा, फैसिलिटेट करेगा, लोगों को हेल्प करेगा हर चीज का। जहां तक हम उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्योंकि यूथ है, उसके पास एनर्जी लेवल अलग है, एक पॉजिटिव सोच होती है, बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच होती है। और आने वाले समय में मुझे लगता है किसी भी समाज में एक युवा वर्ग ही होता है जिस पर पूरी समाज की जिम्मेदारी चली जाती है। बिल्कुल और वो समाज को आगे लेके जाता है। बिल्कुल। अब इसने ये भी चीज कर दिया कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो हमारे सीनियर लोग हैं, उनके प्रति भी युवा का रोल इस बार अलग देखने को मिला। अच्छा। अभी तक जैसे बोलते थे कि हाँ चलो ठीक है, एक एज में है, होता है, लेकिन अब नहीं, अब वो बोलते हैं हम हैं आपके लिए। तो वो चीज भी देखने को मिलेगा। अभी आने वाले टाइम में ये चीज और देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरह के लिए, किसी भी रोल के लिए युवा बिल्कुल तैयार है। आपने जैसे कहा कि यंग वॉरियर्स, सचमुच आने वाले टाइम में आपको ये यंग वॉरियर्स के रूप में नजर आएंगे युवा जनरेशन, यूथ जनरेशन। जी बिल्कुल। नरेश जी, बहुत पॉजिटिव पॉइंट आपने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यहाँ पर एक विशेष सवाल मैं आपसे फील्ड से जुड़ा हुआ आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, आप बहुत डीपली स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सवाल जो करना चाहता हूँ वो ये कि स्पोर्ट्स की क्या कोई भूमिका हो सकती है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए कि वो घर से बाहर निकले, समाज में जाए, लोगों को मदद करे। क्या स्पोर्ट्स की कोई भूमिका हो सकती है यहाँ पर? बिल्कुल हो सकती है। स्पोर्ट्स की बहुत खास भूमिका हो सकती है। वो आपको बताता हूँ मैं कि जैसे हम लोग अभी आपने कहा कि जब मैंने कहा वो वाहक बनेंगे, इधर से उधर लेके जाएंगे,
अब उनका एनर्जी लेवल, मतलब कैरियर्स बनेंगे। यहाँ पर कैरियर्स कहने का मतलब है डिजीज के कैरियर्स नहीं, वायरस के कैरियर्स नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं कि हेल्प करने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, मोबिलाइज करना पड़ता है, चाहे मेडिसिन की बात हो या दूसरे रिसोर्सेज की पहुंचाने की बात हो इंटीरियर एरियाज में, उसके वाहक बनेंगे, उसके कैरियर्स बनेंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने ये स्पष्ट भी कर दिया और उसी की बात हम लोग कर रहे थे। तो जब ये चीज युवाओं की बात करते हैं, आपने कहा कि स्पोर्ट्स इस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि जहां तक आप मेंटली फिट हैं, आप स्ट्रांग हैं मेंटली, आप सोशली भी फिट हो गए कि आप लोगों से जुड़ गए ना, एक ही कंपोनेंट बचता है, फिजिकल फिटनेस, जो आपके इन दोनों लेवल को ऊपर रखेगा। क्योंकि अगर आप खुद, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप फिर दूसरों को क्या देंगे, कैसे मदद करेंगे। तो ये जो दायरे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथी लोग, जितने बाकी लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या पर्टिकुलर फिजिकल एजुकेशन की भी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्ट्स का होता है। तो उस सोसाइटी में भी अगर वो यूथ को थोड़ा बहुत फिटनेस का प्रोग्राम करा रहा है या कुछ भी करा रहा है, क्योंकि एक बार अगर फिर से लहर आती है या कुछ भी होता है ना, हम बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीम में जब जाएंगे तो कैसे वॉरियर्स बनेंगे, और उनमें स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले करेगा, तो दायरे फिर कम होंगे। अब सोचिए कि दायरे फिर से कम हो रहे हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप दूर नहीं जा सकते। आपकी सोसाइटी में अगर कोई स्पोर्ट्स वाला है या फिर कोई दूर से, आजकल ऑनलाइन भी हो गया, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव, आपने बीच में देखा बहुत सारे वीडियोज आए लोगों के, जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उन्होंने आके बोला, उन्होंने प्रैक्टिस की, और हाल ही में जब ओलंपिक खत्म हुआ तो आपने रिजल्ट्स भी देखे। तो ये चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं। ये चीजें खासकर हमारी यूथ को, जब फिटनेस की बात करते हैं तो फिजिकली जब वो फिट रहेंगे तभी वो मेंटली और सोशली भी अपनी फिटनेस की जो लेवल है उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा और बहुत खासा रोल प्ले करने वाला है स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। नरेश जी, समय हो चला है, वैसे तो मैं आपसे इस विषय पर और बात करना चाहूँगा, और बहुत कुछ था आपसे जानने के लिए, लेकिन आज के लिए लगभग हमारे पास समय समाप्त हो चुका है। लेकिन इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मैं, क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, और स्पेशल बात यह है आपके काम के साथ कि आप अलग अलग टाइप्स के जो डिसेबिलिटीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ आप बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आज कोविड पैंडेमिक के बाद आप उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, ताकि हमारा यूथ एक वॉरियर का रोल ले और एक्टिवली कोविड से जुड़े भ्रांतियों को, मिथ्स को हटाने के लिए समाज से, और लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए एनकरेज करने के लिए एक एक्टिव रोल ले पाए? बिल्कुल, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बात करके जो मज़ा आया, जो आनंद आया ना, वो एक अलग लेवल का है और बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं कि यंग वॉरियर्स के लिए जो मैसेज की आप बात कर रहे हैं, तो वो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है और बहुत छोटा सा संदेश है जी। यार, हम में ताकत है, हम कर पा रहे हैं, तो जब हमारी ताकत को हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं, किसी का सहारा उसका बनो ना जिसको जरूरत है, जो सक्षम है और जो कर सक रहा है, उसका सहारा बन के आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसका सहारा बनिए जिसको सहारे की जरूरत है, जो आपसे मांग रहा है। आपको कुछ जबरदस्ती नहीं जाना किसी के पास हमें। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी सोसाइटी के अगल बगल नजरें दौड़ा के रखो, और जहां आपको लगता है कि यहाँ मदद की जरूरत उस वक्त पड़ेगी, उसको अपनी निगाहों में रखो। अगर आपके निगाहों से थोड़ा भी ओझल होता है तो समझ जाना उसे मदद की जरूरत है और पहुंच जाना। जी दोस्तों, नरेश जी के कहने का मतलब ये था कि आप अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास किसी को भी किसी भी समय आपकी जरूरत पड़ सकती है। नरेश जी, एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपका कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए और कोविड पैंडेमिक पर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे फिर से जल्द मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, और हम फिर ढेर सारी बातें करेंगे। जी दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए, और 91.2 NIVH हेलो दून का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे 91.2 NIVH हेलो दून दीपांकर के साथ। आप सुनते रहिए NIVH हेलो दून 91.2, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे यूनिसेफ और CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से बना यंग वॉरियर्स मुहिम पर एक विशेष कार्यक्रम। अगर आप भी यंग वॉरियर बनना चाहते हैं तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, यंग वॉरियर्स बनने के लिए आप WhatsApp पर जाएं और YWA टाइप करें और इसे 96504
144141 पर भेज दें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह आप टेलीग्राम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं और यू रिपोर्ट इंडिया टाइप करें, अंग्रेजी अक्षर यू रिपोर्ट इंडिया एक साथ टाइप करें, सर्च करें, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं और यू रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें, YWA टाइप करें और सेंड कर दें। जिन लोगों के फोन्स पर व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप 080660192225 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #यंग वॉरियर हूँ पोस्ट कर सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को टैग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट और रेडियो दोस्त दीपांकर को इजाजत। तो हमारी अगली मुलाकात तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।